बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेज़ ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। ओपन एयर तकरीब रखी गई थी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये तकरीब होती थी। अब जो है वो अब की बार पहली दफ़ा फ्रंट पे इस तकरीब का जो है वो एहतमाम किया गया। कल से तैयारियाँ जारी थी, बड़े पैमाने पर एहतमाम जो है वो किया गया था, क्योंकि 7 जजेस थे, फिर उनकी फैमिलीज़, फ्रेंड्स या उनके मेहमान जो है उनको वो भी आने थे। बज़ाहिर ऐसे लग रहा था क्योंकि अंदर हो सकता है कि वो सिटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो सारे जो है वो लोग वहाँ पे आ सकें। लेकिन आज की जो तकरीब थी 2-3 हवालों से बड़ी अहम थी। एक तो जजेस आएंगे नहीं आएंगे, कोई खतूत लिखने वाले जजेस थे, कोई बाइकॉट लिखने वाले जजेस थे, कोई हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जज थे। तो ये लग रहा था कि वो जज आएंगे नहीं आएंगे। पहला सवाल तो ये था कि इस तकरीब में वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। फिर वो अगर आएंगे तो उनसे इंटरेक्शन भी होती है मीडिया की, और वो इंटरेक्शन हुई, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या जवाबात आए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो पॉइंट उठाए जाते हैं और उसके फिर जवाब आते हैं। तो आज जवाब भी आए हैं। आम केसेस के हवाले से भी बात हुई है कि वो कब फिक्स हो रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम, और इमरान खान के ख़त का जिक्र भी आया है। आज की जो हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जब गुफ्तगू हुई जो वहाँ पे जजेस थे उनके साथ, तो इसको मुख्तलिफ हवालों से आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब और अदील सरफराज साहब। आज की हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे मतीउल्लाह जान साहब भी और अदील सरफराज साहब भी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जजेस जो हैं इनको आज की जो तकरीब थी इसमें शिरकत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, और अगर की है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जजेस जो हैं वो अपने हर एक्शन और हर फैसले के पीछे रीज़निंग पे बिलीव करते हैं, और मेरे ख़्याल में ये एक मुनासिब फ़ैसला था कि उन्होंने आज की तकरीब में शिरकत की, क्योंकि जंग जो है मैदान जंग में लड़ी जाती है, मैदान से बाहर नहीं। तो वो हिस्सा रहना चाहते हैं इस तमाम अमल का भी, और अंदर रह के भी, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर ये है ना कि अगर तकरीब में नहीं शरीक हो रहे तो फिर वो एहतजाजन अपने ओहदे पे भी ना रहें। तो अगर उन्होंने आइन के दिफा का हल्फ उठाया है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने आइन का दिफा करना है बतौर जज, बतौर साबिक जज नहीं, बतौर जज, तो फिर बतौर जज उनको हर वो काम करना होगा जो जज को करना चाहिए, प्रॉपर्टी जिसकी डिमांड करती है, और उसमें ऐसी हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत लाजमी है, जिस हल्फ बर्दारी पे उनको आइनी और कानूनी एतराज़ात हो सकते हैं और उनकी अपनी एक दलील भी हो सकती है, मगर उनको बतौर जज और बतौर वकील इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है, ना कि बतौर एक सियासतदान कि वो बिल्कुल ही फील्ड से बाहर जाके और बिल्कुल ही इस अमल का बाइकआउट करके वो कर सके। तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब फ़ैसला था उनका यहाँ पे आना। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ लचक दिखाई गई है। आपने कल जैसे पॉइंट आउट किया था कि जस्टिस सरफराज डोगर के जो नोटिफिकेशन है कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस का, उसके अंदर हुकूमत ने उनको सीनियर प्यूनी जज के तौर पे मेंशन नहीं किया, जैसा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस के लिए किया गया था। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी वाले मामले पे, और इसलिए उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये इंकशाफ किया था कि उनको एतराज़ था कि जस्टिस सरफराज डोगर का नाम उन 5 जजों के पैनल में क्यों शामिल किया गया कि जिनमें से सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों का इंतखाब होना था। और दूसरी बात तीसरा ये है कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को एक्टिंग जज बनाया गया है, उसकी वो वजह नहीं है जो जस्टिस याहिया अफरीदी बता रहे हैं कि उनको कॉर्पोरेट टैक्स के मामलात के फ़ैसले के लिए उनकी ज़रूरत थी। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बज़ाहिर जस्टिस सरफराज डोगर के साथ या उनके मतहत काम नहीं करना चाह रहे थे। मतहत तो कोई नहीं होता, मगर एक कोलीग के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो आपने देखा होगा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के जज हैं, और जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो उनके हवाले से शायद ये कहना बहुत मुश्किल होगा, मगर उनका सुप्रीम कोर्ट में आना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इस बात का भी अक्कास है कि सीनियरिटी का मामला अभी तक हतमी तौर पे तय नहीं हुआ, और जब होगा तो इस बात का इम्कान मौजूद रहेगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वापस सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। लेकिन इसमें ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन एक मज़ाहिया बात ये हुई कि जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनको तैनात किया गया तो एक अहम शख्सियत ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉल करके पता किया कि ये क्या बनाया गया है,
तो 181 क्योंकि हमने पहले नहीं सुना था और जिनको बनाया गया उन्होंने भी 181 पहली दफ़ा पढ़ा कि 181 के तहत भी कोई आर्जी इस तरह की होती है, अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में। अदील सरफराज साहब ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनके हवाले से या उनके जो दीगर जजेज़ हैं उनके हवाले से एक परसेप्शन, एक राय बनी उस वक़्त जब ये बातें आना शुरू हुई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कि जजेस काम नहीं कर रहे, तो आपने ही सवाल रखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने कि आप तो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या हुआ? सर बिल्कुल, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये कहा था कि ये जजेस साहिबान काम नहीं करते, इस वजह से हमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब जैसे जजेस को लाना पड़ रहा है और आर्जी तौर पर लाना पड़ रहा है। तो उस पर जस्टिस हमने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि सर आप लोग काम नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि देखें हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर चाय पीने आते हैं। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहका लगाया और फिर कहा कि हम तो यहाँ पर चाय पीने आते हैं, और फिर कहते हैं कि वैसे आप लोग फुर्सत मिले तो देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रिकॉर्ड तमाम मौजूद है, किसने कितने फ़ैसले दिए और किसके कितने रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, तो वाज़े हो जाएगा। एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को, जो कि मीडिया के सामने खड़े होकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में ये कह देते हैं कि हमारे जजेस काम नहीं करते, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर हम देखें उस अदालती रिकॉर्ड को तो वहाँ पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम से जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो 1 या 2 होंगी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके बहुत ज़्यादा जजमेंट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस जब तक बने याह्या अफरीदी साहब, कितनी उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स या आपको खास कोई जजमेंट? मेरा ख्याल है एक जजमेंट उनकी ऐसी होगी जो रिपोर्ट हुई होगी, अदरवाइज़ तो वो अभी तक इस तरह का कोई फ़ैसला, अब तो वो कानून आइन की तशरीह भी नहीं कर सकते, आपको मालूम है इतने बाइख्तियार हैं वो। लेकिन इसके अलावा भी हमारी उनसे बात हुई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से। मैंने फिर उनसे पूछा कि चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं आप लोग घबरा गए, आप पैनिक कर गए, तो वो अपने हाथों को उठा के कहते हैं देखिए हमारे तो हाथ भी कांप रहे हैं। वो एक तरह से जैसे मज़े लेना होता है ना, वो तो मज़े ले रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, और एक डीप डाउन आपको ये भी नज़र आता है कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी है जजेस साहिबान में। वो ये समझते हैं कि यार ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, और ये हमारे चीफ जस्टिस ही नहीं, चीफ जस्टिस बनने से पहले हमारा उनका एक ताल्लुक भी है, दोस्ती है, मगर उस सब दोस्ती ताल्लुक को भी शायद जस्टिस याह्या अफरीदी बुला बैठे हैं, और वो ख़ुद अब मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग शायद अग्री करें, जस्टिस याह्या अफरीदी भी अब 2 मुख्तलिफ नौ पर सवार हैं। एक जानिब हुकूमत है, दूसरी जानिब ये जजेस हैं। जजेस को तो पहले नाराज़ कर चुके हैं, अब हुकूमत भी शायद उनको आंखें दिखा रही है। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक याह्या अफरीदी साहब एक बयान देते हैं, दूसरे रोज़ अटार्नी जनरल साहब उसकी नफ़ी कर देते हैं। जमाल मंदोखेल साहब की कमेटी को एक ख़त लिखने का ऐलान करते हैं कि मैंने ख़त भेज दिया है, जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं सनू तक कोई ख़त ही नहीं आया। तो ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो भी एक मजमूआ बन चुके हैं तज़ादात का। और अभी इसी वक्त आप देख लें, जब 26वीं आइनी तरमीम में एक जानिब वो जस्टिफिकेशन रोज़ाना की बुनियाद पर उस तरमीम के लिए या उस तरमीम के नतीजे में जजेस की अपॉइंटमेंट्स में दे रहे हैं, वहाँ पर ही उन्हें इन तज़ादात का भी आप कह सकते हैं कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला एक साइड पर हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल ऑन दी अदर हैंड, और फिर हुकूमत एक साइड पर। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जस्टिस याह्या अफरीदी कहाँ खड़े हैं, क्या वो हुकूमत के साथ हैं, क्या वो 26वीं तरमीम के साथ हैं, क्या वो मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं, आइनी बेंच के साथ हैं, या फिर वो जैसे याह्या अफरीदी मेरे ख्याल में वहीं खड़े हैं जो जहाँ पे वो पहले खड़े होते थे। हमेशा कोई जजमेंट, कोई जुडिशल साइड पे ऑर्डर है, कोई बेंच है, कोई फुल बेंच है, वो हमेशा से उनकी अलग थलग एक राय जो है वो नज़र आती थी। और इसी तरह अगर बात की जाए ये ट्रांसफ़र वाले मामले में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से जो क्लोज डोर मीटिंग्स में वो बातें होती रहीं, उनमें भी अब तज़ादात जो है वो सामने आ रहे हैं, और वो भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा मायूस हुए। अगर तो क्लोज डोर जो बातें हुई थी वही जो है वो ओपन डोर होती और मीडिया के सामने होती, तो मेरा ख्याल में हो सकता है उनको मायूसी ना होती। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो जो तज़ादात हैं, जब तज़ादात आपकी जो है वो कौलो फेल में तज़ाद सामने आ जाए, तो सामने बैठे लोग जो है वो मायूस भी होते हैं, और उसके बाद वो आपके तवक्कुआत भी आपसे ख़त्म हो जाती हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब ये बताइए कि आज की जो थी उसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी थे, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थी, कुछ तज़ाद सामने आया था, उसके हवाले से पता किया जाना था, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में इंटरेक्शन जो है वो मीडिया से उनकी नहीं हुई। अब आपको कैसे लगता है कि एक तो जैसे जमाल खान मंदोखेल कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम वाला मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के बाद जो है वो टेकअप होगा, और उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात की उस पर आप ज़रूर कमेंट करें कि IMF का ख़त, वो IMF का जो वफद मिला था उससे पहले जो इमरान खान साहब का ख़त चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आ चुका था, आइनी बेंच के सरबराह को भी आ चुका था, उसके हवाले से वो हालांकि मीडिया पे खबरें भी चली हैं आज ख़ुद, बल्कि जैसे जमाल खान मंदोखेल मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ
और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आपको सुनकर जो है वो मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ हो और क्रिटिकली आप जब देखते हैं तो वो बेहतरी आ सके। जब वो सारा कुछ देखते भी हैं तो उन्होंने आज क्यों लाइलमी का इजहार किया कि मुझे तो नहीं मालूम कि क्या हुआ है, कौन सा ख़त किस तरह। साकिब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहना चाह रहे थे कि मीडिया पे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है, लोग आपकी बात सुन के आप पे यकीन करते हैं तो और हमारी बात पे इतना यकीन नहीं करते जितना आप पे करते हैं। तो मैंने कहा इसमें कसूर किसका है, तो इसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मगर बहरहाल उनका ये कहने का मतलब था कि आप लोग जो है बैलेंस रखा करें और आप लोग जो है सिर्फ वन साइडेड बात ना किया करें। और जैसे जमाल खान मंदोखेल ये भी कह रहे थे आईनी ख़त के हवाले से, जो मैंने मालूम किया, उनसे सवाल किया कि IMF से वफद से मुलाकात के फ़ौरन बाद जो चीफ़ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया इमरान खान के ख़त को आईनी जजेस कमेटी, कहते हैं क्या मतलब IMF का क्या, IMF से क्या मतलब। मैंने कहा जी उसके बाद ही हुआ था ना। तो कह रहे थे कि नहीं अभी तक हमें कोई ऐसा ख़त जो है जजेस कमेटी का इजलास नहीं हुआ, मुझे उसके बारे में नहीं पता। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि जब भी यानी जजेस कमेटी का इजलास होगा, तो मैंने उनसे पूछा जी कब होगा, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो अपना दांत निकलवाने, जो है दांत तो शायद पहले भी नहीं होंगे इतने, लेकिन जो थे वो भी निकलवाने जा रहे हैं। अमीनुद्दीन खान अकलदाड़, मैंने उनसे कहा कि दांत निकलवाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे उन्होंने एक मिसाल तो दी थी कि पता नहीं बच्चा होता है और बच्चे के पहले दांत नहीं होते, फिर आस्ता हाँ, मैंने कहा ये आईनी बेंच के सरबराह के दांत थे मतलब, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों के भी दांत नहीं होते, बाद में निकल आते हैं। और तो बहरहाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हिंट तो बहुत करवा रहे हैं, उम्मीद तो दिलवा रहे हैं कि दांत निकल सकते हैं, लेकिन लग यही रहा है कि फ़िलहाल आईनी बेंच के वो दांत नहीं है। अब मालूम नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के कितने दांत रह गए हैं, क्योंकि ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार अहम मौके पे अगर वो दांत निकलवाने चले गए या उसकी ट्रीटमेंट करवाने चले गए तो बड़े बड़े अहम फ़ैसले तो फिर तवील अरसे तक नहीं हमें पढ़ने को मिल सकेंगे। और फ़ौजी अदालत का मामला भी है और उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट वीक तक वो फ़ौजी अदालत का बात है, जो आइन की तशरीह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर सकते हैं वो फिर उनके जगह कोई और तो कर नहीं पाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो वो इसीलिए मेरा ख्याल है कि अब तो जो आईनी बेंच में लाने के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वहाँ से आ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। जी हाँ, बेंच में ये आहनी बेंच के हैं या आईनी बेंच के हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब और बाकी जो 5 जजेस आए हैं आईनी बेंच के लिए, तो इनसे तो आईनी बेंच बड़ा हो जाएगा और जो दीगर बेंचेस हैं वो छोटे हो जाएंगे। जी। तो फिर वो अब सवाल ये भी पैदा होगा कि ये जो नए जजेस ने हल्फ उठाया है आइन पाकिस्तान का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करने का, इसके बाद क्या ये फुल कोर्ट में भी शामिल होंगे, अगर कोई फुल कोर्ट बनती है 26वीं यानी तरमीम में। जी यही सवाल था मेरा कि फुल कोर्ट का क्या फुल कोर्ट होगी। देखें पहले तो आईनी बेंच की अगर कहें कि आईनी बेंच कहे कि हम ही फुल कोर्ट हैं, फिर 8 अगर कहें जी 21 अक्टूबर से पहले, फिर 16 अगर अब की हो तो 22 24। अब यही हो सकता है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो आईनी बेंच में तोसी कर दें, नए जजेस को भी उसमें शामिल कर दें और फिर कहें कि बाकी जजेस जो हैं वो इस कोर्ट का हिस्सा नहीं है, ये आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है। और उसमें से कुछ जजेस को जुडिशल कमीशन इस वजह से निकाल दें कि वो पहले से एक राय रखते हैं, ख़त लिख चुके हैं, और फिर कहें कि इसी को फुल कोर्ट तस्वर किया जाए और यही आईनी बेंच कह लें या फुल कोर्ट कह लें। अगर ये इसकी तश्कील 9 हो जाती है आईनी बेंच की, तो फिर दरख्वास्त गुजारों के लिए भी बड़ा मसला होगा, क्योंकि वो इन्हीं 6 जजों के हल्फ बर्दारी के ख़िलाफ़ तो बेसिकली बात कर रहे हैं जिनको उस जुडिशल कमीशन ने तैनात किया है, जो जुडिशल कमीशन 26वीं यानी तरमीम के तहत बना है। तो ये एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात हो जाएगी, डेविल इन द डीप ब्लू सी। दरख्वास्त गुजारों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अगर आईनी बेंच नया बनता है, चाहे वो फुल कोर्ट की शक्ल का है या लार्जर बेंच है इससे भी, तो क्या वो उसके सामने पेश होंगे या नहीं। आपको क्या लगता है अब क्या होगा फुल कोर्ट के हवाले से? अभी तक तो वैसे डिसीजन होना है फुल कोर्ट बननी भी है या नहीं, लेकिन क्या लगता है आप? सर मैं तो इस पे पहले दिन से बड़ा क्लियर हूँ कि जिस तरह ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाई गई उस रोज़, जिस रोज़ समाअत 3 हफ्तों के लिए मौखर की गई, बाद में गैर मुइन्ना मुद्दत भी कर दी गई है, उसी रोज़ ये तय हो गया था कि भाई नए जजेस साहिबान ही उस फुल कोर्ट पर उसमें शामिल होंगे और जो मुश्तमिल होगा फुल कोर्ट वो इन जजेस साहिबान को मिलाकर ही होगा। अदरवाइज़ इस पूरी प्रैक्टिस की मुझे समझ नहीं आ रही, कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही। बेहतर होता और मुतालबा भी यही था जजेस साहिबान का कि भाई 26वीं यानी तरमीम में एक दफ़ा डिसाइड हो जाने दें, उसके बाद जजेस अपनी मर्ज़ी से लगाते रहें। मगर चीफ जस्टिस रिकॉर्ड बनाने पर तुले हुए हैं, 44 गालबन जजेस वो अपॉइंट कर चुके हैं इस मुख्तसर से अरसे में, और इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अगर ये आज 7 नए जजेस साहिबान आए हैं, तो अब ये कहना कि उस फुल कोर्ट में ये नहीं बैठेंगे सर, ये तो बस वही बात है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही करना होता तो फिर इनको लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी इस वक्त। इसी वजह से वो जो 26वीं यानी तरमीम की पहली समाअत हुई है जिसमें नोटिस भी जारी किए गए हैं,
उसमें 3 हफ्ते का अदालत में हुक्म सुनाया गया कि 3 हफ्ते बाद ये केस लगाया जाएगा, लेकिन बाद में जो तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें से 3 हफ्ते का लफ्ज़ निकाल दिया गया और डेट इन ऑफिस हो गया ये निगार मुइना मुद्दत के लिए। तो शायद इन्हीं 6 जजेस के हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से डाउट्स थे, तो उन्होंने 3 हफ्ते की डेडलाइन। इसमें ये भी हो सकता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है वो क्योंकि तूल पकड़ रहा है गैर मामूली तौर पर, तो उन्होंने पहले से ये डिसाइड तो किया होगा कि पहले हम उसे डिसाइड कर लें। नहीं, आज बात भी की जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कि हम मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है उसका डिसाइड कर लें, फिर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनेंगे। लेकिन 10 फरवरी को बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में मुनासिब एक उनका मुतालबा था और उस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने भी कान नहीं धरे। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर जब उनके इतने तजादात सामने आ रहे हैं, वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने इसके हक़ में वोट दिया कि लाएँ जी 8 जज, आप 6 जज, 7 जज, इसी तरह। और दूसरी बात जो है जैसे समीनुद्दीन खान जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने भी इसमें हक़ में वोट दिया जी लाएँ जी और लोग जो है वो लाएँ। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो वो कहेगा चलें जी अच्छा 26वीं तरमीम देखनी है तो 8 से जो है वो 13 बंदे कर देते हैं और 13 में 4 जो है वो नए डाल दें, तो एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन जाएगी। बहरहाल आज के लिए जो है वो नाज़रीन इतना ही। हलफ बर्दारी तकरीब में ख़बरें भी काफ़ी निकली हैं और हलफ बर्दारी तकरीब में जजेस ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी 2 शामिल हुए हैं। रेफरेंस वाला भी नाज़रीन को बता दें कि उन्होंने जी रेफरेंस को भी उन्होंने वो रेफरेंस के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि राना